हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज के करंट अफेयर के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी गुजरात। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तेलंगाना। इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तेलंगाना सरकार ने 17 सितंबर को तेलंगाना प्रजापालन दिवस के रूप में मनाएगी, जो हैदराबाद के सन 1948 में भारत में विजय का प्रतीक है। मुख्य सचिव शांति कुमारी ने सरकारी कार्यालयों, शहरी स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के आदेश जारी किए। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, ये मुख्यमंत्री श्री ए रेवंत रेड्डी जी हैं, आप देख सकते हैं, हैदराबाद में ध्वज फहराएंगे, जबकि मंत्री जिला मुख्यालयों पर ऐसा ही करेंगे। 2023 में बीआरएस सरकार ने इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में चिन्हित किया। केंद्र सरकार इसके हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है, जो 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस कार्रवाई की याद दिलाता है, जिसने हैदराबाद को भारत में मिला दिया था। हमारे दूसरा प्रश्न है, भारत ने किस स्थान पर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन ए चेन्नई तमिलनाडु, ऑप्शन बी चांदीपुर उड़ीसा, ऑप्शन सी पोखरण राजस्थान, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चांदीपुर उड़ीसा। भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने 12 सितंबर 2024 को ओडिशा के चांदीपुर द्वीप पर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 6 सितंबर 2024 को अग्नि 4 परीक्षण के बाद यह डीआरडीओ का दूसरा मिसाइल परीक्षण है। मिसाइल को एक वर्टिकल लॉन्चर से लॉन्च किया गया। ये वर्टिकल लॉन्चर ऐसे होता है। वर्टिकल एक उन्नत सीकर का उपयोग करके कम ऊंचाई पर एक उच्च गति वाले लक्ष्य को रोक दिया गया। VLSRSAM इजराइल की बराक 1 की मिसाइल की जगह लेगा और इसका उत्पादन भारत डायनामिक लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। यह मिसाइल सुपरसोनिक सी स्कीमिंग खतरों से बचाव करती है और उन्नत काउंटर मेजर सिस्टम के साथ इसकी रेंज 50 किलोमीटर है। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहां आयोजित की गई? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ब्राजील। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रूस। आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने, आप देख सकते हैं, ये श्री अजीत डोभाल जी हैं, आप इनको जानते होंगे। 12 सितंबर 2024 को ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। रूस ब्रिक्स का वर्तमान अध्यक्ष है और 2024 में सभी संबंधित बैठकों की मेजबानी करेगा, जिसमें 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक कजान में होने वाला 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भी शामिल है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन 11 से 13 सितंबर 2024 तक सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ।
जिसमें भारत, रूस, ब्राजील, चीन और अन्य सहित 10 देश भाग लिया। बैठक की मेजबानी रूसी एनएसए सरगेई शोइगु ने की। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा साल्ट पैन लैंड भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश है। आइए इसके विषय में हम थोड़ा जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने मुंबई में 256 एकड़ साल्ट पैन भूमि को धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड TRPPL को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी, जिस पर विपक्षी नेताओं ने आलोचना की। साल्ट पैन निचली भूमि है जहां समुद्री जल नमक और खनिज छोड़ता है, जो बाढ़ सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तटीय विनियमन क्षेत्र CRZ अधिसूचना 2011 के अनुसार साल्ट पैन पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील है और CRZ 1B के अंतर्गत आते हैं, जो केवल नमक निष्कर्षण और गैस अन्वेषण की अनुमति देता है। राष्ट्रीय स्तर पर 60,000 एकड़ साल्ट पैन भूमि मौजूद है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है। साल्ट पैन में विभिन्न पंछी और कीट प्रजातियां भी रहती हैं, जो पारिस्थितिक संतुलन में भी योगदान देती हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के अंतर्गत शामिल किया गया? 70 वर्ष या उससे अधिक आयु, 65 वर्ष या उससे अधिक आयु, 70 वर्ष या उससे अधिक आयु, 75 वर्ष या उससे अधिक आयु। इसका सही उत्तर है 70 वर्ष या उससे अधिक आयु, ऑप्शन ए। इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY का लाभ 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को दिया है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया। 2018 में शुरू की गई इस योजना ने दिल्ली, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को छोड़कर 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 35.4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 33 केंद्र शासित और राज्यों को मिलाकर है। इसमें शामिल किए जाने वाले से 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलता है, जिससे उन्हें 5 लाख रुपए का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा मिलता है। यदि कोई वरिष्ठ नागरिक कवर किए गए परिवार का हिस्सा है तो कुल पारिवारिक बीमा 10 लाख रुपए तक बढ़ जाता है। निजी या अन्य सार्वजनिक बीमा वाले वरिष्ठ नागरिक भी ABPMJAY का लाभ उठा सकते हैं। ABPMJAY यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। हमारा छठा प्रश्न है, नवंबर में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार। आइए इसके विषय में हम थोड़ा जान लेते हैं। 2024 में महिला एशियाई
चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 11 से 20 नवंबर तक बिहार के राजगीर में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन बिहार के एक मील का पत्थर है, क्योंकि यह नवविकसित राजगीर हॉकी स्टेडियम में होगा। टूर्नामेंट में भारत, चीन, जापान और कोरिया सहित शीर्ष एशियाई टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। यह आयोजन हॉकी को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने के लिए बिहार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। स्टेडियम का उद्घाटन और स्थानीय नेताओं का समर्थन वैश्विक आयोजनों के लिए बिहार की तत्परता को दर्शाता है। हमारा 7वां प्रश्न है, गो जातीय पशु मिथुन को पहली बार किस पूर्वोत्तर राज्य में देखा गया है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी नागालैंड। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी असम। मिथुन एक अर्धपालतू गो जातीय प्रजाति है जिसे हाल ही में असम में पहली बार देखा गया है। पहाड़ के मवेशी के रूप में जाना जाने वाला मिथुन 8000 साल पहले उत्पन्न हुआ था और माना जाता है कि यह जंगली भारतीय गौर का वंशज है। यह पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक केंद्रित है, खासकर अरुणाचल प्रदेश में और दक्षिण पूर्व एशिया में भी पाया जाता है। मिथुन भारतीय बाइसन जैसा दिखता है, लेकिन यह छोटा होता है, जिसका वजन 400 से 650 किलोग्राम होता है, जिसमें अलग सींग और रंग होता है। यह अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पशु है। मिथुन को IUCN रेड लिस्ट और CITES परिशिष्ट में एक में कमजोर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों को चुनने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ए क्यूबा, ऑप्शन बी कोस्टा रिका, ऑप्शन सी मैक्सिको, ऑप्शन डी जमैका। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मैक्सिको। इसके बारे में आप जान लेते हैं थोड़ा। ये मैक्सिको का फ्लैग है। मैक्सिको ऐसा पहला देश बन गया है जिसने मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों को चुनने की अनुमति दी है। यह निर्णय विरोध प्रदर्शनों के बाद लिया गया, जिसने ऊपरी सदन में बहस को बाधित किया। सुधार को 86 मतों के पक्ष में और 41 मतों के विरोध को में मंजूरी दी गई। संविधान में संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी और यह सीमा हासिल कर ली। हमारा 9वां प्रश्न है, हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने दुनिया में सबसे बड़े प्लास्टिक प्रदूषक के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत। नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक है, जो सालाना 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक उत्सर्जित करता है। प्लास्टिक उत्सर्जन से को पर्यावरण में नियंत्रित से अनियंत्रित अवस्था में जाने वाली सामग्री के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारत का प्लास्टिक प्रदूषण वैश्विक उत्सर्जन का लगभग 20% है। आप देख सकते हैं भारत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 0.12 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है। 2020 में वैश्विक प्लास्टिक अपशिष्ट उत्सर्जन 52.1 मिलियन टन था। नाइजीरिया और इंडोनेशिया क्रमशः 3.5 और 3.4 मिलियन टन के साथ दूसरे और तीसरे सबसे बड़े प्रदूषक हैं। उच्च आय वाले देशों में अपशिष्ट दर
अधिक है, लेकिन बेहतर संग्रह और निपटान प्रणाली है। और इसी के साथ हमारे सारे प्रश्न समाप्त हुए। हम आपके लिए ऐसे ही करंट अफेयर की सीरीज लाते रहेंगे। धन्यवाद।